नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा बात कर ली जाए हरियाणा इलेक्शन की। और हरियाणा इलेक्शन में मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले से प्लान नहीं की जा सकती हैं। जिसको कहते हैं ना कि भाई या तो कुदरत या जिसको कहते हैं जो नियति है वो कुछ ऐसा घूम घाम के पहुंच रही है कि कुछ चीज़ें फॉल इन प्लेस अपने आप होती जा रही हैं। वहाँ पे स्पष्ट है बीजेपी की हार और कांग्रेस की अभूतपूर्व जीत। मैं कुछ बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो मुझे लगा और आप भी इस पे वो करें। मैं पहले राहुल गांधी से ही शुरू कर रहा हूँ। आज राहुल गांधी सुबह सुबह हरियाणा 6 बजे करनाल के घोघरीपुर गांव में पहुँचे। घोघरीपुर गांव में सुबह सुबह 6 बजे क्यों पहुँच गए? और कोई वो प्लान विजिट नहीं थी, हरियाणा कांग्रेस के लोगों को भी नहीं पता था। जब वो विलेज पहुँच के गए वहाँ, उसके बाद कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को जब निकल गए उसके बाद पता लगा। वो वहाँ करीब 1.5 घंटा रहे। वो गए थे उस गांव का एक यंगस्टर अमेरिका गया था रोजी रोटी के चक्कर में, और उसके घर वालों ने जब भेजा था तो आज अमेरिका जाना आप समझ सकते हैं। कुछ एक घर की छोटी ही ज़मीन थी, उस ज़मीन का एक टुकड़ा बेचा गया और उसको अमेरिका भेजा गया कि जाके तुम भाई रोजी रोटी कमाओ, घर की स्थिति संभले। वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। वो वहाँ इंजर्ड है, अमेरिका में है। नाम उसका अमित है। राहुल गांधी उससे अमेरिका में मिले और फिर उन्होंने उसको ढाढ़स बताया, कहा कि भाई कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हैं, और ये भी कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो तुम्हारे घर जाऊंगा। वो भारत वापस आते हैं और जैसा कि उस अमित से उन्होंने प्रॉमिस किया था उसके गांव पहुंचते हैं। गांव में वो कांग्रेस के लाव लश्कर के साथ नहीं पहुंचते हैं। राहुल गांधी कोई वोट की अपील करने वहाँ नहीं पहुँचते हैं। राहुल गांधी वहाँ शुद्ध एक मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए एक संवेदनशील व्यक्ति के नाते वहाँ पहुँचते हैं। उसके घर में उसकी माँ से मिलते हैं, उसके भाई से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, और वहाँ मुख्य रूप से बेरोज़गारी और जो किसानी की समस्या है उस पर बात करते हैं। 1.5 घंटा रहते हैं, कुछ चाय पीते हैं उसके यहाँ और फिर चल देते हैं। अब इस चीज़ को पहले से स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। ये प्लान नहीं किया था कि ऐसे आएंगे, ऐसे चद्दर ओढ़ेंगे, ऐसे एक ऊपर मुकुट लगाएंगे, नीले रंग का सदरी पहनेंगे, पीले रंग की शॉल ओढ़ेंगे, हरे रंग की टोपी लगाएंगे, क्या भूरे रंग का जूता पहनेंगे, सफ़ेद, कुछ इस तरह के प्लान नहीं किया जा सकता है। ये जब तक आपके मन में ईमानदारी ना हो और सही में कमिटमेंट ना हो तब तक ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। वहाँ कोई वोट लेने नहीं गए थे, लेकिन वो उस एक कदम से जो भी सुन रहा है उसको लग रहा है भाई एक व्यक्ति है जो कम से कम वहाँ सुना और यहाँ आया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हरियाणा इलेक्शन में मन से ज़्यादा राहुल गांधी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो अननोटिस चले जाते हैं। राहुल गांधी अखाड़े में पहुँच गया हरियाणा में। अब जब वो अखाड़े में पहुँच रहे हैं तो वो जय जवान जय किसान के साथ जो जय पहलवान लग गया वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। राहुल गांधी उस बात को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं अभी विनेश फोगाट पे भी आऊँगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उस विनेश फोगाट को टिकट दे रही है तो एक बड़ा संदेश है। मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं बताऊँ वहाँ पहुँच गए। अब जब एक अखाड़े में जाके उसी के साथ अखाड़े में बैठ के उससे कुछ दांवपेच भी कर रहे हैं, सिर्फ पहुँचे ही नहीं, उससे कुछ दांवपेच भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो कूड़ा उठाने का वीडियो बनाने के लिए वहाँ पहले सब सफाई होती है, डिसइंफेक्ट होता है, फिर वहाँ कूड़ा डाला जाता है, फिर एक व्यक्ति आते हैं, वो अपना कूड़ा उठाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। अब ये तो एक बात करते हैं। फिर वो जय किसान की जरा बात सुन लीजिए। राहुल गांधी हरियाणा में कहीं जा रहे होते हैं, उनको लगता है लोग रोपनी कर रहे हैं, धान की रुपाई हो रही है, वो अपना पैंट नीचे से मोड़ते हैं और घुस जाते हैं खेत में। अब वो उसमें धान लगाने लगते हैं। तो इसके लिए कोई पहले से आप कि मैं ऐसे जाऊँगा, 5 कैमरे इधर से होंगे, मैं ध्यान लगाऊंगा, आप उधर से एक कैमरा लगाइए, लाइट ऊपर से आएगी, लाइट नीचे से आएगी, इधर से एंगल होगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी नेचुरल। अगर आप में ईमानदारी नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। आप 20 कैमरे लेके चले जाइए, लेकिन वो लोगों को ड्रामा लगता है जब आप ध्यान की भी अपनी फ़ोटो को रिलीज़ करवाने लगते हैं। तो किसानों के बीच पहुँच जाते हैं, रुपाई करते हैं, किसानों में संदेश जाता है, किसानों को लगता है भाई कोई व्यक्ति है। और एक बड़ी बात यह है कि उनकी जो पानी में रह के जब आप रुपाई कर रहे हैं तो ये वही किसान समझ सकता है जो पानी में रह के जिसने रुपाई की है। फिर भाई हरियाणा पंजाब के रोड पे एक समय तूती बोलती थी हरियाणा पंजाब के लोगों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राइविंग और इस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ये लोग थे। वो दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रक में बैठ के, ऑर्डिनरी ट्रक में बैठ के चले जाते हैं,
उनकी समस्याएं, ढाबे में क्या होता है, रात में कैसे चलते हैं, ये समझने के लिए। तो कुछ चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें स्वतः हो रही हैं, और वो हर चीज़ से, क्योंकि आप नेचुरल हैं, आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं, आप उसको नाटक नहीं कर रहे हैं, आप उससे नहीं तौल रहे हैं कि इससे मुझे वोट मिलेगा, इससे वो होगा, कर रहे हैं, तो चीज़ें जो भी निज़ाम है, जो भी इसको क्रिएट करता है, वो अपने आप उसको उस तरफ ले जा रहा है। अब मैंने जो बात कही थी कि विनेश फोगाट वाली, अब ये बताइए, विनेश फोगाट एक बड़ा फैक्टर हो गई है हरियाणा चुनाव में। विनेश फोगाट को जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, वो 3 महीने ये पहलवान जंतर मंतर पे बैठे रहे, पुलिस ने उनको मतलब वहाँ से घसीट के, और मतलब जिसको कहते हैं, वो ख़राब बातें नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ पहलवानों के लिए, जिस तरह से पुलिस ने ट्रीटमेंट किया, जो बर्बरता की, ब्रजभूषण का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी मत कहिए इसका, जो भी कहिए, ये नियति है। विनेश फोगाट वहाँ से निकलती हैं, पूरा स्ट्रगल करती हैं, मतलब इसमें से निकलती हैं, स्ट्रगल करती हैं, और कहाँ पहुँचती हैं, पेरिस के मेडल के किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको स्वर्ण या रजत, सिल्वर और गोल्ड के बीच में एक तो मिलना ही मिलना था। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, जिस तरह का फॉर्म चल रहा था कि वो गोल्ड जीत के आएंगे, वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आ रही थी पीछे से। लेकिन वहाँ एक षड्यंत्र होता है, 100 ग्राम से वो पदक चूक जाती हैं। विनेश फोगाट के प्रति ज़बरदस्त लोगों का प्यार, सहानुभूति और गुस्सा, रोष, ये सब एक साथ है। वो वापस आती हैं, और इस सब के दौरान जब वो जंतर मंतर पे यहाँ कहीं थी, तो कौन जा रहा था, कौन मिल रहा था, और उनको फिर चुनाव लड़ने का आमंत्रण कांग्रेस पार्टी देती है, और उनको भी, जो ये उनका निर्णय है, वो निर्णय लेती हैं कि चुनाव लड़ेंगे। विनेश फोगाट का कांग्रेस पार्टी के से चुनाव लड़ना एक गेम चेंजर के रूप में इस चुनाव में देखा जा रहा है। इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अपने आप हो रही हैं। अब एक और चीज़, जब विनेश फोगाट की बात आ रही है, तो एक और चीज़ समझिए। एक तो ये गेम चेंजर, दूसरा 2 पार्टीज जो नॉर्थ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, दोनों का रोल हरियाणा चुनाव को लेके बहुत फर्क हो गया है। दोनों इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं। अखिलेश यादव ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि भाई हम समाजवादी पार्टी भी वहाँ हरियाणा से लड़ना चाहती है। ये कहा भी गया था कि वहाँ से एक सीट पे लोग लड़ेंगे, एक सीट दी जाएगी, जैसे CPIML को दी गई है या CPM को दी गई है। वो जब जुलाना से लड़ना चाहते थे, जहाँ से विनेश फोगाट लड़ रही हैं, जब वो विनेश फोगाट को सीट दी जाती है, तो अखिलेश यादव स्वतः विड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब अगर विनेश फोगाट हैं तो फिर नहीं, यही लड़ेंगे, दूसरी सीट नहीं चाहिए। और फिर वो एक लंबी बात, और सिर्फ यही नहीं करते हैं, वो लंबी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी पार्टी के इंटरेस्ट को पीछे रख के लार्जर इंटरेस्ट जो इंडिया गठबंधन का, जो गठबंधन का इंटरेस्ट है, उसके लिए कुर्बान कर देना चाहिए। तो वो कोई ऐसा नहीं, उनको नहीं मिला, वो नहीं हो गया, वो गुस्सा मुंह फुला के उधर बैठेगा, ऐसा नहीं। इट इज़ अ वेल कैलकुलेटेड डिसीजन ऑफ अखिलेश यादव कि हम इंडिया गठबंधन के लार्जर इंटरेस्ट के लिए वहाँ नहीं लड़ रहे हैं, और ना हम वहाँ पे कुछ। अब दूसरे आम आदमी पार्टी हैं, उनका अब तमाम संदेह के घेरे हैं। जजमेंट रिजर्व हो जाता है, प्रधानमंत्री जी CJI के घर जाते हैं, दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल साहब को जमानत मिल जाती है, और आम आदमी पार्टी का ये भी निर्णय आ जाता है कि अब हम 90 सीट पे मजबूती से लड़ेंगे, और ना केवल 90 सीट पे लड़ेंगे। जिस वजह से मैंने कहा विनेश फोगाट, हम विनेश फोगाट की सीट पे एक दमदार कैंडिडेट कविता दलाल जो हैं, जो वो WWF की चैंपियन हैं, वुमेंस वाले विंग की, उनको हम वहाँ से लड़ाएंगे दमखम के साथ। दोनों के, आप मतलब मैं स्ट्रांग वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों का देख लीजिए। एक दोनों इंडिया गठबंधन में, एक 37 MPs के साथ इंडिया गठबंधन में, उसका कंडक्ट देख लीजिए। एक शायद 4 या 5 MPs के साथ इंडिया गठबंधन में, उनका कंडक्ट देख लीजिए। जनता सब देख रही है, किसी को दिखाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार 0.5% वोट आए थे, इस बार उस 0.5% वोट को भी पार करना मुश्किल। अब ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि इसका रेफरेंस होता। अब जैसे कुछ चीज़ें हाथ में नहीं है। कंगना रनौत जी की एक पिक्चर बनाई गई थी, इमरजेंसी। उन्होंने, कंगना रनौत ने खूब कहा कि मैंने तो अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी। नीयत ये थी कि इंदिरा गांधी को एक खराब शेड में दिखाया जाए, उनकी छवि को धूमिल किया जाए। अच्छा, ये सब बोला जाता है फिक्शन है, ये फिक्शन है, उसकी छवि को धूमिल किया जाए, और सिखों के साथ ये किया जाए कि सिखों के ऊपर
इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने कितना अत्याचार किया, तो जिससे सिखों का गुस्सा इनके ऊपर निकले। अब पिक्चर तो कंगना रनौत बना रही थी, तो क्या बनाई होंगी ये, मतलब हम उन अदाकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पिक्चर बनाने की बात कर रहा हूँ। शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। वो पिक्चर अब सेंसर बोर्ड में फंस गई। कल उसका बम्बई हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। बम्बई हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको रिलीज़ क्यों नहीं कर, आपको पहले कहा गया था कि 5 तारीख तक सेंसर बोर्ड से कहा गया था कि भाई आप अपनी जो भी आपको रिलीज़ करना है तो, रिलीज़ नहीं करना है तो आप एक निर्णय लेके इसको ख़त्म करिए। कुछ नहीं, फिर उन्होंने कहा 25 सितंबर तक आप करिए। रिलीज़ करना चाहते हैं तो, नहीं रिलीज़ करना चाहते हैं आप एक निर्णय लीजिए कि नहीं, आप इसको लटका के नहीं रख सकते हैं, आपका ये काम नहीं है। तो वहाँ पर बताया गया कि साहब ऐसा है, हम इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे सिखों के प्रति वो दिखाया गया है, तो अगर इनको ये पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी तो सिखों का बड़ा गुस्सा होगा, जो हमारी रूलिंग पार्टी जो बीजेपी उससे बड़ा गुस्से हो जाएंगे, तो हमें बड़ा इलेक्शन में लॉस हो जाएगा। ये दलील दी गई है हाई कोर्ट। अब जब ये दलील दे रहे हैं तो 25 तारीख को तो है ही, और ये तो दलील बाहर आ गई। अब आप करें चाहे ना करें, आपसे सिख कितने खुश होंगे, कितना गुस्सा होंगे, वो तो सब पता ही है। तो वो कंगना रनौत की जो एक पिक्चर जो डैमेज करने के लिए की गई थी, वो जाए कांग्रेस को डैमेज करने के, वो सेल्फ गोल नहीं होता है। कंगना रनौत जी खेल को अगर ठीक से नहीं जानते तो उन्होंने अपनी तरफ गोल मार दिया है। हालांकि मोदी जी भी खूब सेल्फ गोल मारते हैं, लेकिन ये भी एक है, इन्होंने अपनी तरफ गोल मार दिया। एक चीज़ और, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप चीज़ें हो रही हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के भतीजे कहा है कि भाई जो रमित खट्टर जी हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले। रोहतक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसने उनका पटका लगा के कांग्रेस का होगा स्वागत किया, फोटो वोटो आने लगी, इधर उधर होने लगा। शाम को नहीं वो फिर बीजेपी में चलेगा, उन्होंने कहा नहीं मैं वो। तो उनका जो कैरेक्टर है, मतलब आयाराम गयाराम के जो सही वारिस हैं, वो मनोहर लाल खट्टर जी ने दिखा दिया कि जब मौका आएगा तो हम भी इधर से उधर जाने में नहीं चुकेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा मनोहर लाल खट्टर से है। अब ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मनोहर लाल खट्टर जैसे व्यक्ति को अपने यहाँ लेने के लिए क्या अपने दरवाजे खोलेगी, वो भी है। ये इधर से उधर ये जो बेसिक है उसको तोड़ो, इसको लाओ, वो दिमाग में इतना रच बस गया है ना चरित्र में कि वो उधर भागे चले जा रहे हैं। एक दो चीज़ें और हो रही हैं जिसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप, इसका कोई अलग से प्रयास नहीं है। मायावती जी की बीएसपी और चंद्रशेखर रावण जी की जो पार्टी है, दोनों भागी भागी चली गई हैं हरियाणा में इलेक्शन लड़ने। मायावती जी पहले लड़ती रही हैं, लेकिन सारी पार्टी अब वो एक गठबंधन के साथ लड़ रही हैं। और अपने जो उनके एक उन्हीं के भाषा में, उनके हिसाब से अभी जो मार्च महीने में जिन्होंने सर्टिफिकेट मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को दिया था कि अभी ये अपरिपक्व है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, उसी अपरिपक्व भतीजे को हरियाणा में भेजा कि जाके ज़रा ठीक करो। तो वहाँ जाके उसने कांग्रेस को खूब गाली, कांग्रेस को गाली, खड़गे को पब्लिक से कहलवाना कि खड़गे क्या है, चमचा ये सब करना। मैं इस बात को यहाँ पे एक चीज़ और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझना ज़रूरी है। राहुल गांधी के मुंह में शब्द बार बार ये डाला जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पे उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये बीजेपी रोज कह रही है, उन्होंने कहा आरक्षण खत्म। वो आप सबने सुना था, मैं उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। उस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो ग्रैंडसन हैं, पौत्र हैं, डॉक्टर राजरतन अंबेडकर जी, उनकी एक छोटी सी वीडियो लगा दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। वो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था और क्या रेफरेंस है। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता, और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे,
क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अम्बेडकराइट लोगों का, अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, जो प्रॉपर अम्बेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं। अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है, लेकिन उस लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इसलिए मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न ही मैं कांग्रेस का कोई समर्थक हूं, लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? राहुल गांधी हमारे लिए कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम है, लेकिन किस वजह से आंदोलन करना है, ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। आपने देखा साफ साफ किस बारे में कहा जा रहा है, कहां कहा जा रहा है। और देखिए, सही बात यह है कि थ्योरेटिकली तो कहा ही जाता है कि जिस दिन, लेकिन मुझे नहीं लगता है जैसे हम लोग के लाइफ टाइम में अगले 10-20 साल में समाज में जाति प्रथा खत्म होगी, इसका मुझे आज कुछ नहीं लगा। बराबरी होगी धीरे धीरे धीरे। अब ये 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 100 साल लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस तो शुरू हुआ है। पहले के मुकाबले तो अभी वो हुआ है, लेकिन अभी समय और लगेगा, तो और तब तक ये चलता रहेगा। एक अंतिम बात कह के इसको खत्म करूंगा। कुछ चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी अपने घर को एक नहीं कर पाई है। कांग्रेस में जो भी अंदरूनी उनकी खींचतान थी, दीपक हुड्डा साहब में, भूपेंद्र हुड्डा जी में, या शैलजा जी में, या सुरजेवाला जी में, वो सरफेस पे नहीं है। सब एक मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। वहाँ कांग्रेस बिल्कुल क्लियर है कि उसका जो सेनापति हरियाणा में है, उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी, और बाकी लोग उनके सहयोग में सारे लोग लगे हुए हैं। इसके सामने बीजेपी में क्या हो रहा है? अभी नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गए। माता जी भी चली गई, बेटा गया तो माता जी भी बीजेपी में चली गई। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़ रही है। तो अब आगे नवीन जिंदल क्या करेंगे? तो क्या इससे अच्छा मैसेज जा रहा है? इससे क्या इनके चार चांद लग रहे हैं? इससे क्या बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है? दूसरे रंजीत चौटाला जी हैं, चौटाला साहब के एक बेटे, उन्होंने कहा था मैं इसी सीट से लड़ूंगा, मुझे ये सीट चाहिए। बीजेपी के पक्ष में थे, वो सीट नहीं दी गई, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। अब आप कुछ करिए, हम नहीं हटेंगे। तो वो भी बीजेपी को हराने का काम कर रहा है। मैं सिर्फ इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सी स्वतः चीज़ें होती जा रही हैं, जहाँ पे अगर बीजेपी को संभलने का मौका भी नहीं दे रही हैं। और जैसा अभी का इंडिकेशन है, बीजेपी मनोहर लाल जी के 9.5 साल के कुप्रशासन, बाकी सेंटर का एंटी इनकम्बेंसी, इन सब का जो खामियाजा है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी के हाथ में नहीं रहती, वो भी इस समय साफ साफ कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। और इस इलेक्शन में बीजेपी कितनी कम सीट पाएगी, इस पे कुछ कहना ज़रा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बीजेपी बहुत कम सीटों पे सिमट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।